हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्लस एकेडमी। आज की वीडियो में हम पीवी सैलरी को डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने 45 क्वेश्चन जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटीजीआईसी सभी के लिए हमने कंप्लीट कर लिया है। आज की वीडियो में हम 46 नंबर से स्टार्ट करते हैं। इन द पोएम ओड टू द वेस्ट विंड व्हाट डज द वर्ड डिर्ग मीन्स। इस वर्ड का क्या मतलब होता है, ध्यान रखिएगा। ये ऐसा वर्ड है जो कि यूपी टीजीटी के एग्जाम में पूछा गया था। सिनोनिम्स ऑफ द डिर्ग मीन्स अ सॉन्ग सॉन्ग फॉर अ डेड पर्सन, अर्ज टू डू समथिंग, डिकेइंग एयर, अ चॉइस मोमेंट। 46 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। डिर्ग का जो मीनिंग होता है अ सॉन्ग सॉन्ग फॉर अ डेड पर्सन, एक ऐसा सॉन्ग जो किसी डेड आदमी के लिए गाया जाए, इस वर्ड का मीनिंग होता है। ध्यान रखिएगा, ये सिनोनिम्स में पूछा गया था यूपी टीजीटी में। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 47। हु कंपोज द फेमस लाइन आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग आर दोज दैट टेल ऑफ सैडेस्ट थॉट, कीट्स, वर्ड्सवर्थ, शैली, नन ऑफ द अबव। 47 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पीवी शैली ने लिखा था। कहाँ लिखा था? टू आई स्काईलार्क। टू आई स्काईलार्क पीवी शैली की एक फेमस पोएम है। और कब लिखा था? 1820। ध्यान रखिएगा, डेट ईयर मैं हर बार इसलिए बताता हूँ क्योंकि ये ईयर पूछे गए हैं। ये पोएम कब लिखी गई थी, किस सन में लिखी गई थी, तो ध्यान रखिएगा। और इसका मतलब क्या होता है? आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल ऑफ सैडेस्ट थॉट। हमारे सबसे मधुर गीत वे हैं जो सबसे गहरे विचारों को व्यक्त करते हैं। और इसका मतलब क्या कहते हैं? और जो गहरे विचार होते हैं सबसे सच्चे उदासी वाले क्षण से क्या होते हैं? रंगे होते हैं। तो टू द स्काईलार्क में पीवी शैली इस लाइन को डिफाइन कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज़ नॉट ऑथर्ड बाई शैली। कौन सा वर्क शैली ने नहीं लिखा? ऑथर्ड मतलब नहीं लिखा गया है। क्वीन मैप, हाइपेरियन, एलोस्टर, द सेंसी, चैंची। ध्यान रखिएगा, सेंसी वर्ड निकलता है लेकिन इसका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन चैंची। तो आपको पता होगा क्वीन मैप शैली ने लिखा है, एलोस्टर शैली ने लिखा है, चैंची क्या है? एक लिरिकल ड्रामा, आपको पता है, ये भी शैली ने लिखा है। हाइपेरियन आपको याद आ रहा होगा, जो हमने जॉन कीट्स का वीडियो करवाया था उसमें हमने पढ़ाया था। हाइपेरियन क्या है? 1819 में एक पोएम लिखा था, आप ध्यान, बहुत ही अच्छी पोएम थी हाइपेरियन, जॉन कीट्स। ये किसकी रचना है? कीट्स की रचना है। ध्यान रखिएगा, हाइपेरियन क्या है? कीट्स की रचना है। क्वीन मैप को लिखा था 1813, एलास्टर 15 से 16 के बीच में, चैंची 1819, लिरिकल ड्रामा है एक। और ध्यान रखिए, हाइपेरियन एक और राइटर ने लिखा है जो कि किड्स की पोएम से ही इंस्पायर्ड थे। और वो कब लिखा था? वो लिखा था 1989, ठीक है ना। और क्या था? ये एक फिक्सन था, यानी कि फिक्सन हम किसे कहते हैं? साइंस फिक्सन हम किसे कहते हैं? जो कि नोवेल होते हैं, नोवेल और साइंस फिक्सन। और अमेरिका का एक राइटर था जिसका नाम था डैन सिमंस। ध्यान रखिएगा, डैन सिमंस ने लिखा था। तो इस तरीके से ये हाइपेरियन जॉन कीट्स की रचना है और डैन सिमंस की रचना, लेकिन जॉन कीट्स की रचना को ज़्यादा फेमस है, इसलिए हम इसको किसको मानते हैं? जॉन कीट्स की रचना को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। शैली रोट अ पैम्पलेट एट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म, बाई whom he was inspired। ध्यान रखिएगा, ही पहले आएगा, ही was, whom was नहीं सही है, यू whom। शैली ने एक पैम्पलेट लिखा था जब वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में थे, और उसका नाम क्या था? द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म। किससे इंस्पायर्ड थे? इनमें कांट, एक महान विचारक, आपको पता होगा, जब आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो कांट के आते हैं, है ना, डिफिनेशन, कांट के विचार आते हैं। तो
या बर्गसन, ह्यूम, जॉन कीट्स किससे इंस्पायर्ड थे? तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा A.O. ह्यूम, है ना। ये भी क्या है, ह्यूम क्या है, जब आप कांट को पढ़ेंगे, ह्यूम को पढ़ेंगे तो ज्योग्राफी में ही आते हैं, अधिकतर मिलते हैं। ये सभी विचारक थे, है ना, और ह्यूम के विचारों से इन्होंने ये इंस्पायर्ड होकर लिखा था, ठीक है ना। ये क्या थे? फिलासफर, कांट भी फिलासफर ही हैं, ठीक है ना। और इस तरीके से हम कह सकते हैं इनके विचारों से, यानी कि इनसे इंस्पायर्ड होकर नेसेसिटी ऑफ एथिज्म लिखा, जिसके कारण ध्यान रखिएगा इसी पैम्पलेट के कारण नेसेसिटी ऑफ एथिज्म ऑक्सफोर्ड से एक्सपेल कर दिया था। और इनके साथ कौन थे? थॉमस हॉक इनके फ्रेंड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। वेयर डिड सैली सेटल द एंड रोट हिज बेस्ट पोइट्री? सैली कहाँ सेटल हुए और अपनी बेस्ट पोइट्री कहाँ लिखी? ससेक्स, ईटेन, फ्रांस या पीसा? तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पीसा। ध्यान रखिएगा कि सैली, पहली बात तो जो इनके आदर्श थे गॉडविन साहब, उनकी बेटी को लेकर, मैरी गॉडविन को लेकर इलोफ्ट हो जाते हैं, तो भागते रहते हैं, इसलिए वो कहाँ जाकर रुके हुए थे? इटली में 1818 में पहुँचते हैं, और है ना, और फिर उसके बाद जो है घूमते घूमते और वहीं कुछ समय के लिए सेटल हो जाते हैं। और उस जगह का नाम क्या था इटली में? पीसा। और वहाँ पर उन्होंने बहुत सारी अच्छी पोइट्रीज लिखी और उन्हीं में उनकी बेस्ट पोइट्री भी लिखी थी। तो इस तरीके से वो जगह कौन सी थी? इटली की पीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। मैरी सैलीज फादर, देखिए ये क्वेश्चन भी आ गया। मैरी सैलीज फादर विलियम गॉडविन, मैरी सैली के फादर क्या थे? अब वो सैली क्यों वर्ड आ गया? क्योंकि सैली से शादी करने के बाद मैरी सैली लग गया, इससे पहले इनका नाम मैरी गॉडविन था, तो ध्यान रखिएगा। एक फेमस फिजिशियन थे, स्पिरिचुअल लीडर थे, पोएट एंड सटारिस्ट थे, फिलोसफर थे। जो हमारा 51 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या थे? एक फिलोसफर थे, ध्यान रखिएगा, एक फिलोसफर थे, ठीक है ना। और इस तरीके से हम कह सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए कि मैरी सैली इनकी पीबी सैली की सेकेंड वाइफ थी, है ना। फर्स्ट वाइफ जो थी उनकी डेथ के बाद, है ना, इन्होंने क्या किया था? उनसे शादी कर ली थी। साथ में तो पहले से थे, यानी कि जब वो फर्स्ट वाइफ जिंदा थी उसके साथ उसके बाद ही इनको मैरी सैली को लेकर भाग जाते हैं, लेकिन उसके मरने के बाद फिर शादी करते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से एक फिलोसफर थे और इसके साथ साथ वो क्या थे? और एक लीडर भी थे, प्रीचर भी थे, प्रीचर ऑफ एनार्की। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं विलियम गॉडविन क्या थे? एक फिलोसफर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। सैलीज एलास्टर इज आल्सो कॉल्ड, सैली का जो एलास्टर है वो क्या कहलाता है? द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड, क्वीन मैव, स्टेंजा रिटन इन डिजेक्शन नियर नेपल्स, नन ऑफ द अबव। अब हम एलास्टर का ही दूसरा नाम क्या कहते हैं? एलास्टर और द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा, एलास्टर और द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड। कब लिखा था इसको? 1816 में तो ये पब्लिश्ड होती है, 1816 में पब्लिश्ड होती है, उसी के आसपास इन्होंने लिखा भी था इसको, है ना। तो द पोएम वॉज विदाउट अ टाइटल व्हेन सैली पास्ड, बिना टाइटल के था एलास्टर जब इसको इन्होंने पास किया था, है ना। और इनके जो कंटेम्प्रेरी फ्रेंड थे थॉमस लव पिकॉक, है ना, थॉमस लव जो पिकॉक थे इनके साथ थे, और इन्होंने क्या किया था? क्या दिया? एक टाइटल दे दिया था, ठीक है ना। पूछा जा सकता कितने लाइनों में? 740 लाइन्स में ये क्या है? पोएम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वीन मैव अभी मैंने बताया सैली की लिखी। स्टेंजा डिजेक्शन नियर नेपल्स, ये इंटरमीडिएट में पढ़ने को मिल जाती है, जब हम लोग इंटरमीडिएट में थे तो ये सिलेबस में था, तो इसका भी अभी क्वेश्चन आगे आएगा तो हम आगे ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 53। इन विच पोएम ऑफ सैली डू द फॉलोइंग लाइन्स अकर, किस पोएम में ये फॉलोइंग लाइन्स आती? अलास आई हैव नो होप नॉर हेल्थ नॉर पीस within nor claim around, quote to the west wind, stanza written in dejection near Naples, to a skylark Adonis। ध्यान रखिएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा?
तो हमारा 53 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 53 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ध्यान रखिएगा, ये स्टेंजा रिटन इन डिजेक्शन नियर नेपल्स में ही ये लाइनें आती हैं। और इसमें पीबी शैली क्या कहते हैं? एलास, एलास का आप वर्ड भी जानते हैं, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हम पढ़ते हैं तो उसमें ये वर्ड आते हैं तो हम कहते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हैं। एलास, ब्रेवो, ये सभी कहते हैं आई हैव नो होप नॉर हेल्थ, है ना, मेरे पास कोई होप नहीं है, कोई हेल्थ नहीं, नॉर पीस, कोई शांति नहीं है, विद इन नॉर क्लेम अराउंड, और मैं यहाँ किसी को क्लेम ही नहीं कर सकता। यानी कि ये परेशान हो जाते हैं, आप समझिए एक तरीके से, और ये दुखी हो जाते हैं कि मैं किसको अपना दुख सुनाऊं, कोई मेरा सुनने वाला ही नहीं है। ये लाइनें आती है स्टेंजा रिटन इन डिजेक्शन नियर नेपल्स, ठीक है ना। और ये कहाँ है नेपल्स? नेपल्स भी आपको पता है कि ये इटली में ही पड़ता है। नेपल्स एक जगह है, एक खाड़ी है, वहीं पर इन्होंने लिखा था, है ना। जैसे बंगाल की खाड़ी इंडिया में है, वैसे एक है, तो वहाँ पर इन्होंने लिखा था। और यह अकेलेपन और चिंता से भरे जीवन को क्या करती है? ये व्यक्त करती है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। हु हैज़ कंपोज द फॉलोइंग लाइन? किसने फॉलोइंग लाइन कंपोज किया? टू मी दैट कफ हैज़ बीन डील्ड इन अनदर मीजर, यहाँ तक है। जॉन कीट्स, शेक्सपियर, रॉबर्ट साउदी या पीबी शैली? करेक्ट आंसर पीबी शैली हो जाएगा। शैली ने ही इस लाइन को कंपोज किया। और ये कहाँ आती हैं? ये लाइन भी स्टेंजा रिटन इन डिजेक्शन नियर नेपल्स में आती है, ठीक है ना। और कब लिखी गई थी? 1818 में लिखी गई थी। ध्यान रखिएगा, इसमें जो शैली हैं वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि टू मी दैट कप हैज़ बीन डील्ड, मुझे वह प्याला अलग पैमाने पर दिया गया है ना। क्या कहते हैं? मुझे वह प्याला अलग पैमाने पर दिया गया है। और ये जो पंक्ति है, वक्ता को लगता है कि उसके भाग में दुख, निराशा ही लिखी, ना कि सुख, प्रेम और आनंद। तो ये कहते हैं कि इसलिए मुझे अलग पैमाना ही दिया गया है, मुझे ऐसा लगता है। और ये जो पोएम है स्टेंजा डिजेक्शन नियर रिटन इन डिजेक्शन नियर नेपल्स, ये सैडनेस पर ही बेस्ड है, उसमें अपना सारा दुख व्यक्त करते हैं। तो इस तरीके से इसका मतलब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। विच ऑफ दीज पोएम्स बाई शैली इज रिटन इन ब्लैंक वर्ज? शैली की कौन सी पोएम इनमें से ब्लैंक वर्ज में लिखी गई है? द विच ऑफ एटलस, हेलास, द ट्रायम्फ ऑफ लाइफ, द चेंची। जो हमारा 55 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ध्यान रखिएगा, जो विच ऑफ एटलस है, ये क्या है? विच ऑफ एटलस इज रिटन इन 78, ध्यान रखिएगा 78 ओटावा राइमा। ध्यान रखिएगा, ये ओटाइवा रामा स्टेंजा में लिखी हुई, और किस में है? इन ब्लैंक वर्स, ठीक है ना। और ये आप ध्यान रखिएगा, विच ऑफ एटलस भी इनका मेजर एक वर्क है, इम्पॉर्टेंट वर्क है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हेलास, हेलास किस में लिखी गई है? हेलास पहली फर्स्ट टाइम तो ये एक लिरिकल ड्रामा है, ठीक है ना। और ट्रायम्फ ऑफ लाइफ आपको पता होगा कि अनफिनिश्ड क्या है? अनफिनिश्ड पोएम है ना। और किस में लिखी गई? टेरेसा रीमा में। ध्यान रखिएगा किस में लिखी गई है? टेरेसा रीमा में। सेंसी क्या है? चेंची, चेंची क्या है? चेंची भी किस में लिखी गई? इन ब्लैंक वर्स। और क्या है? इट इज़ अ ड्रामा, ठीक है ना। ये भी एक ड्रामा है, एक लिरिकल ड्रामा है। इन सब के बारे में मैंने बात की है, तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 56। विच ऑफ दिस वाज रिटन बाई शैलीज? इनमें से क्या शैली के द्वारा लिखा गया? द 4 एजेस ऑफ पोएट्री, डिफेंस ऑफ पोएजी, डिफेंस ऑफ पोएट्री, पोएट्री एंड एनार्की। तो 56 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हमने कई बार जिक्र किया है कि डिफेंस ऑफ पोएट्री पीबी शैली ने लिखा है, ठीक है ना। डिफेंस ऑफ पोएट्री पीबी शैली ने लिखा है। फर्स्ट और सेकंड वीडियो में हमने डिफेंस ऑफ पोएट्री के कई कोटेशन भी करवाए थे,
जो कि हमने बार बार जिक्र किया था डिफेंस ऑफ पोएट्री में पीबी शैली ने दिया था, ठीक है ना। और एक प्रोज वर्क है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, डिफेंस ऑफ पोएट्री। और डिफेंस ऑफ पोएजी क्या है, अगर इसमें डिफरेंस आ जाए तो ध्यान रखिएगा, डिफेंस ऑफ पोएजी ये फिलिप सिडनी का है, ध्यान रखिए, डिफेंस ऑफ पोएजी सर फिलिप सिडनी का है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और डिस्कस कर लेते हैं। 4 एज ऑफ पोएट्री किसने लिखा है? 4 एज ऑफ पोएट्री, तो ये है थॉमस लव पीकॉक। ध्यान रखिएगा, थॉमस लव पीकॉक वही हैं जो पीबी शैली के ही कंटेम्प्रेरी राइटर हैं। 1820 में ही लिखा गया, ध्यान रखिएगा, 1820 में ही लिखा गया है। तो आपको पता चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द टाइटल ऑफ शैलीज इनकम्प्लीट ड्रामा एलेगरी इज। शैली का इनकम्प्लीट ड्रामा एलेगरी क्या है? ये एलेगरी और इस तरीके से बैलेड, लिरिक, ये क्या होते हैं, एक हम नेक्स्ट वीडियो में कभी इन सभी का डिटेल में हम जिक्र करेंगे। तो अभी हम चलते हैं कि क्या कौन सा है। मॉन्ट ब्लैंक, रिवोल्ट ऑफ इस्लाम, हेलास, द ट्रायम्फ ऑफ लाइफ। 57 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रायम्फ ऑफ लाइफ। अभी मैंने जिक्र किया, ट्रायम्फ ऑफ लाइफ एक लिरिकल ड्रामा है और ध्यान रखिएगा ये वर्क इनकम्प्लीट है, ये वर्क इनकम्प्लीट है शैली का, ठीक है ना। और क्या है, ड्रीम पोएम है और टेरेसा रेमम में लिखी गई है, ठीक है ना, ड्रीम पोएम है और टेरेसा रेमम में लिखी गई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, विच ऑफ द फॉलोइंग पोइट्स वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय गॉडविन। ध्यान रखिएगा, गॉडविन से कौन सा पोइट इंस्पायर्ड था? शेक्सपियर तो इनके समय में थे ही नहीं, वर्ड्सवर्थ के समय में तो होते हैं, शैली या टेनिसन, कौन? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा पीबी शैली। आपको पता है विलियम गॉडविन से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड थे, उनके घर पर उनसे मिलने जाया करते थे और इनकी बेटी मैरी गॉडविन को लेकर इलोप्ड हो जाते हैं। तो गॉडविन से कौन इंस्पायर था? पीबी शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, हु रोट द फॉलोइंग लाइन्स। किसने ये फॉलोइंग लाइन्स लिखी नीचे? फ्रेश स्प्रिंग एंड समर एंड विंटर और मूव माई फैंट हर्ट विद ग्रीफ। किड्स, शैली, रॉबर्ट साउदी, एस.टी. कॉलरिज। 59 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शैली ने लिखा है। लेकिन कहाँ लिखा है, चलिए डिस्कस कर लेते हैं इसको। ये पीबी शैली के एक मेजर वर्क आ लेमेंट से ली गई है। किससे ली गई है? आ लेमेंट। और ये कब लिखा था उन्होंने? अपने मरने से पहले 1822 में इनकी डेथ हो जाती है, उससे पहले उन्होंने लिखा था। और द वर्क वाज लेफ्ट अनफिनिश्ड, यानी कि इसको पूरा नहीं कर पाए थे क्योंकि मरने से पहले ही पूरा करने से पहले इनकी डेथ हो जाती है। और ये कितने लाइनों में लिखा गया है? 1548 लाइन्स, 548 लाइन्स टेरेसा रीमा में। ध्यान रखिए, कई ऐसे इनके वर्क मिल जाएंगे जिसको इन्होंने टेरेसा रीमा में लिखा है, ठीक है ना। तो ये लेमेंट की लाइन्स हैं, फ्रेश स्प्रिंग, है ना, और इसका मतलब क्या होता है? फ्रेश स्प्रिंग एंड समर एंड विंटर होर मूव माई फैंट हर्ट विद ग्रीफ। इसमें क्या बता रहे हैं? इसमें कह रहे हैं कि जो शीत ऋतु की जो बर्फ़ है अब आनंद के बजाय केवल उदासी को लाती है, जो उसके अतीत के विपरीत है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं इस कविता में बदलते मौसम जो आमतौर पर सुंदरता लाते हैं, लेकिन वक्ता के लिए दुख और दुख की भावना को ले आते हैं, उदासी को ले आते हैं, जो कि कभी समाप्त नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, एशिया इज़ अ कैरेक्टर इन। एशिया कौन है? एशिया इज़ अ कैरेक्टर इन, देख लेते हैं। सैलिस प्रोमेथियस अनबाउंड, हेरोल्ड पिंटर्स द केयरटेकर, गिरीश कर्नाड हायवदाना, जीवी शाह द एप्पल कार्ट। ये किसमें है? एशिया किसमें कैरेक्टर है? तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 60 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोमेथियस अनबाउंड। प्रोमेथियस अनबाउंड। एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं एशिया के बारे में थोड़ा सा। जो एशिया होती है वो जो पीबी शैली का प्रोमेथियस अनबाउंड है, जो कि 4 एक्ट का लिरिकल ड्रामा है, ठीक है ना, 1820 में पब्लिश्ड होता है। उसमें ही क्या है? एक कैरेक्टर, और ये कौन होती है? एशिया, जो कि
किसकी वाइफ होती है? प्रोमेथियस की पत्नी है ना। और क्या है? एक समुद्री अप्सरा, ध्यान रखिएगा, समुद्री अप्सरा है। और यह प्रकृति, प्रेम, है ना, और परिवर्तनकारी सौंदर्य का प्रतीक इसमें दिखाया गया है। और यह प्रोमेथियस की बौद्धिक और आध्यात्मिक समकक्ष के रूप में, है ना, उसके साथ साथ उसकी सहायता करती है। और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि एशिया को दिव्य प्रेम का प्रतिनिधित्व करती हुई जो प्रोमेथियस है, इसको मानव कल्याण के साथ जो अग्नि को ले आता है, उसके साथ उसकी सहायता करती है। और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये प्रोमेथियस की वाइफ के साथ साथ एक समुद्री अप्सरा है। तो कभी हम प्रोमेथियस अनबाउंड को डिटेल में डिस्कस करेंगे तो उसकी पूरी समरी को अच्छी तरीके से हम समझ लेंगे। और आज के वीडियोस में बस इतना ही। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।